अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज यूथ वेबिनार सीरीज नंबर 37 नहीं, आज 3 साल से ऊपर हो गया हमको, इसलिए हर महीने में वेबिनार करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह 37th वेबिनार। और आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, बिल्डिंग अ सक्सेसफुल करियर, स्ट्रेटजीज फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। खासतौर पे यूथ, इमर्जिंग, अपकमिंग ग्रेजुएट्स, यंग प्रोफेशनल्स। सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर होता है कि जी क्या करना है, कैसे बिल्ड करना है, सक्सेसफुल कैसे होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सस्टेनेबल कैसे रहना है। चीजें, इनिशियल चीजें मिलना आसान होती हैं, कंपैरेटिवली आसान होती हैं, बट उसको मेंटेन करना, कैसे उस चीज को सरवाइव करना है, कैसे इस चीज को मेंटेन करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको दे। उस सिलसिले में आज हमारा वेबिनार है। बहुत बहुत लर्नेड स्पीकर्स हमारे साथ हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस Umar Raza Bhutta Saab. Mr. Umar is a CEO and founder of Abundance Business and Consulting. He is also a professional certified coach, PCC from the International Coaching Federation, SHRM, SCCP, and MCIPD, and also an SHRM certification instructor in Pakistan. In the past 25 years of his career, he has served as head of HR for large companies, large corporations in the textile, hospitality, and telecom sectors. He is involved in training and development, organizational development, and restructuring, business improvement projects for multiple corporate, public sector, and donor-funded organizations. His company, Abundance Consulting, is also an approved and accredited coaching program provided by the National Coaching Federation. He is also the author of the few books, like including Choose or to be Chosen, Chahat, The Want, Jobs, and Becoming an Entrepreneur. Umar Sahab, welcome to our webinar. आपको बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। और सेकंड लेटेड स्पीकर हमारी हैं सामिया खबर, पुरानी साथी हैं हमारी, हम पहले भी वेबिनार्स पे इकट्ठे हो चुके हैं। डायरेक्टर ऑफ पीपल, S&P ग्लोबल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल। Samia is an international human resource professional and over 15 years in HR, and has a passion for philanthropy through community outreach. She has worked in multinational and has a track record of finding viable solutions to complex organization needs, especially in matrix business environment. She has received several awards throughout her professional career, which reflects her commitment to creating an engaged and sustainable culture of collaboration, people experience, and results. Ms. Amia serves as a lead alumni a community advisory board for Stanford GISB, and as a senior certified professional from the Society for Human Resource Management. Ms. Amia was officially inducted in the WAW Hall of Fame at the 5th Annual Women Appreciating Women Award in 2021. Welcome, Samia. Thank you so much for giving time. और आज के टॉपिक पे आते हैं, जैसे मैंने भी कहा कि बिल्डिंग एंड सक्सेसफुल कैरियर एंड स्ट्रेटजीज फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो मैं जहमत दूंगा उमर रजा भुट्टा साहब को, सर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को ब्रीफ करें। अपने बल पे सीरीज का वेबिनार है, तो ज्यादातर जो हमारी ऑडियंस है यंग लोग हैं, अपकमिंग ग्रेजुएट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भी पढ़ रहे हैं, यूथ है। तो इसके हवाले से प्लीज गाइड करें। पहले आप इस टॉपिक पे गाइड करें, फिर हम सामने के पास जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपका और तमाम जितने भी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद हैं। एक बड़ी तसल्ली भी होती है कि बहुत सारे लोग ये सुनना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से कैरियर को डेवलप किया जा सकता है। और आजकल का एक ऑफ कोर्स एक लगता है कि एक थोड़ा सा डायलेमा भी है कि कैरियर किस तरह डेवलप किया जाए और कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात भी है कि आजकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ऐसी जगह अवेलेबल है जहाँ से कोई रहनुमाई मिल सकती है लोगों को और अपना कैरियर चुन सकते हैं। कैरियर का चुनना एक तरफ है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कामयाबी हासिल करना और मुस्तकिल अपने आप को इंगेज रखना कैरियर, अपनी कैरियर एस्पिरेशंस के साथ और जो बदलते हुए तकाजे हैं दुनिया के, उनके साथ अपने आप को अलाइन रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जो कैरियर और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं अक्सर यंग लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इनिशियली तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और उन तीन चीज़ों में से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है लेकिन कदरे कम, वो है आपकी आपकी नॉलेज।
जो आप इल्म हासिल करते हैं, अपने बीए करते हैं, एमबीए करते हैं, कोई मास्टर्स करते हैं, किसी किस्म की भी नॉलेज हासिल करते हैं, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी उसके साथ आपकी स्किल्स होती हैं, जो कि आप एक्वायर करते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे अपनी एजुकेशनल कैरियर में, या अगर आप ने कोई शुरू में कोई काम किया है तो उसकी आपको स्किल आ जाती है। स्किल मतलब अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में हैं या यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, तो वो आपकी इंटरनेट सर्चिंग की स्किल्स भी हो सकती हैं, कंप्यूटर स्किल्स हो सकती हैं, आपकी एक्सेल की स्किल्स हो सकती हैं, राइटिंग की स्किल्स होती हैं, बोलने की स्किल्स हो सकती हैं, कोई भी स्किल्स होती हैं। अब ये दोनों चीज़ें एडिटिव फंक्शंस हैं। ये मैं एक छोटा-सा एक परफॉर्मेंस का या सक्सेस का फ़ॉर्मूला जो अपने नौजवान हैं सुन रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक परफॉर्मेंस का या सक्सेस का इनिशियल करियर में ख़ास तौर पे, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये हर जगह पे इस्तेमाल होता है। तो एक तो नॉलेज हो गई, इल्म कहते हैं उसको, और एक दूसरी महारत हो गई। अब ये दोनों एडिटिव फंक्शंस हैं। अब ये दोनों जो हैं ये इनिशियल स्टेज पे हमारे पास बहुत कम मिकदार में होते हैं। अगर हम इसको कोई नंबर देना चाहें, तो अगर नॉलेज का अगर आप दुनिया में देखें कोई नंबर अगर आप देना चाहें, तो शुरू में शायद 2 या 3 नंबर दें, और अगर आपको स्किल भी है तो वो कदर कम है तो 2 या 3 नंबर दें। लेकिन इनको एक चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और वो जो चीज़ है वो आपका रवैया है, एटीट्यूड है। और अगर एटीट्यूड आपका जो है वो 100/100 है, तो आपके नॉलेज और स्किल में जितने भी नंबर हैं, वो 100 से ज़रब करके बहुत ऊपर चले जाएँगे। और ये मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि नॉलेज और स्किल में 0 नंबर नहीं होंगे आपके, किसी वक़्त भी 0 नंबर नहीं होंगे। वो अगर 1 और 1 भी हो, तो 2 हो, तो 100 अगर आपका एटीट्यूड है, आपका रवैया पॉज़िटिव है, और आप निकलना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, और कोई नई स्किल्स हासिल करना चाहते हैं, नया इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो वो जो 100/100 का जो रवैया है, वो आपको बहुत आगे ले जाता है। लेकिन अगर इसका आप उल्ट देखें, अगर आपकी नॉलेज और स्किल बहुत ज़्यादा है, आप समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन कुछ और सीखने का या कुछ करने का या सुबह उठने का या निकलने का या डिसिप्लिन होने का या बाहर जाने का या लोगों से मिलने का या अपने करियर को आगे चलने का आपका रवैया ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं कि कुछ मैं करूँ। तो अगर रवैया या एटीट्यूड ज़ीरो है, तो आपका इल्म और महारत चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, वो ज़रब खाएगी, तो परफ़ॉर्मेंस ज़ीरो ही हो जाएगी। तो इब्तिदाइये में मेरा एक ये बड़ा आगे चलेंगे तो इसके ऊपर मज़ीद भी मैं आपको कुछ इससे जुड़ी हुई बातें और भी होंगी। लेकिन अभी तक ये समझ लेना ज़रूरी है कि एटीट्यूड इज़ द की फॉर योर सक्सेस। जी उमर साहब, आपने बेहतरीन बात की कि अगर द वे यू डील विद पीपल, अगर आपके पास नॉलेज का समंदर हो, कुछ लोग होते हैं नॉलेज का एक उस पे बैठे होते हैं, बट चक्कर है कि जब आप जो फर्स्ट इंप्रेशन ये लोगों से डील करने में नहीं आता, तो देन कोई बात नहीं होती। आमना साहब, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट में कर दें, हम उसके बाद स्पीकर से एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस करेंगे। सामने आपकी तरफ आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑडियंस भी है, फेसबुक पे भी लोग हमें देख रहे हैं। कैरियर, बिल्डिंग अ सक्सेसफुल कैरियर, स्ट्रेटजीज फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। आपका कैरियर भी माशाल्लाह एक आपने टाइम गुजारा है, आप डायरेक्टर ऑफ पीपल हैं, सबसे ज्यादा जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसमें आप एक्सपर्ट हैं, और खास तौर पे जो आज के जो हमारे यंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग ग्रेजुएट्स हैं, तो इस टॉपिक को आप अपने अल्फाज में बयान करें, फिर आगे चलते हैं। So, Assalamu alaikum, good afternoon, good morning, depending on the time zone you are in. Thank you so much for inviting me. उमर साहब ने सारी बातें इतने अच्छे तरीके से सम अप कर दी हैं कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन से पॉइंट्स बताऊँ। सो बिल्डिंग ऑन व्हाट उमर सेड, मैंने ये सोचा था कि मैं यही बात करूँगी आज, कि माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको उन्होंने बिहेवियर के तौर पे बताया है। अब इस माइंडसेट को अगर हम मज़ीद एक्सपैंड करें, तो इसके डिफरेंट मतलब हो सकते हैं। अक्सर यंग ग्रेजुएट्स जो होते हैं, एंड स्पेशली इट्स नॉट दैट आई एम पिन पॉइंटिंग एनीवन हियर, फॉर दैट मैटर ऑब्वियसली मैं भी किसी वक़्त पे इसी इसी कम्युनिटी का हिस्सा रह चुकी हूँ, और जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तो ये बहुत कॉमन किस्म की एक बात हुआ करती थी कि जिसके पास रेफ़रेंस होगा, he or she will end up getting an employment. तो हम क्या करें अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशंस में तो स्पेशली वही लोग थ्राइव करेंगे, या वही लोगों को मौके मिलेंगे जिनका कोई जानने वाला है।
I have seen it in my life. Obviously, I work for 4 different organizations, 4 जिनके साथ मैंने full time employment की है, और उसके अलावा 4 के अलावा 3 और organizations जिसमें मैं different capacity में रह चुकी हूँ। और मैंने जितने experiences देखे हैं, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि ठीक है, जान पहचान के बगैर लोगों को नौकरी नहीं मिलती, बट मैंने वो स्टोरीज भी देखी हैं या सुनी हैं या खुद देखी हैं और विटनेस की हैं कि जहाँ पे कोई रेफरेंस के बाद आया भी, एंड इफ somebody was not able to perform और was not able to deliver the business results, या उनके माइंड में सिर्फ ये बात थी कि he or she is associated with XYZ, it did not work out. Ultimately, the person had to leave the organization. So important है mindset. अब mindset में बहुत से elements आ जाते हैं. mindset में continuous growth का element बहुत जरूरी है. जैसे कि उमर साहब ने भी जिक्र किया, अगर किसी भी स्टेज पे मैं ये समझूं कि मैंने जितना हासिल कर लिया है दिस इज इनफ, और ये नहीं कि ये सिर्फ स्टार्ट की बात है, लाइक दिस इट इज नेवर इनफ. अगर मैं अभी इस वक्त की बात करूं तो आई एम श्योर एवरीबडी इज अवेयर, चैट जीपीटी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन चल रहा है, पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरह चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक वर्ल्ड, उस सब के बारे में पता होना किसी भी प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है. और स्किल्स जैसे उमर साहब ने भी बात की, वो मल्टीपल स्टेजेस पे आप खुद एक्वायर भी करते हैं, और आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर अगर जाएं तो आपको वहां पता लगेगा कि वहां पर हर हर साल जो है ना अपडेट होते हैं कि फ्यूचर के कौन से स्किल्स हैं. और अभी भी आई कैन क्विकली शेयर दैट कि वो कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है: क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, क्यूरियोसिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, रेजिलियंस, मतलब ये कि अगर कोई सेटबैक होता है तो आप उससे वापस कैसे आते हैं, बी फ्लेक्सिबल, एजाइल, डिफरेंट लोगों के साथ आप काम करते हैं, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सोचना होता है, उन सब के साथ कोलैबोरेशन कैसे करनी है. सो ये वही ह्यूमन स्किल्स हैं. द लिस्ट इज लॉन्ग, आई विल नॉट गो इनटू एवरी डिटेल, बट अल्टीमेटली इट कम्स टू टू इम्पोर्टेंट थिंग्स. एक, आपका अपना माइंडसेट क्या है, नंबर 1. नंबर 2, आप अपने बारे में कितने सेल्फ अवेयर हैं, क्या आपको अंदाजा है वेयर डू यू स्टैंड व्हेन इट कम्स टू, लेट्स से, द शिफ्टिंग ऑफ द वर्ल्ड, और व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग. अगर नहीं है, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट अगर आप ये जानते हुए एक कॉशियस एफर्ट नहीं कर रहे अपने स्किल्स को इंक्रीज या फिर लर्न अनलर्न रीलर्न वाला कॉन्सेप्ट, कुछ स्किल्स हमेशा चाहिए भी नहीं होते, और जब आपके स्टेजेस लाइफ में आगे आगे बढ़ते हैं तो कुछ और स्किल्स की जरूरत होती है. सो वो फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या आप फीडबैक लोगों से अपने बारे में लेते हैं या नहीं लेते, आपके आपके अंदर इतनी ओपननेस है कि आप इनवाइट करें उस फीडबैक को, कि आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट ना हो, कि जब आप सिर्फ उस परफॉर्मेंस डिस्कशन में बैठे हैं तो आपको पता चले अपने मैनेजर से, और फिर आपको लगे कि ये तो पहली दफा मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वक्त से पहले इनवाइट करें और लोगों से फीडबैक लें. सो ऑल ऑफ दिस प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल. और फिर एक और जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि देखिए, दैट्स परफेक्टली फाइन. अगर मैं अपनी बात करूं, सो मुझे स्टार्ट में नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है. ठीक है, पैशन जरूर था कि मैंने एचआर में आना है, बट देन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मेरे लिए और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं. आप अपने प्रोफेशन में मेंटोर्स को ढूंढते हैं, आप कोचेस को ढूंढते हैं कि जो आपको गाइड कर सके, जो उस प्रोफेशन से हो के गुजरे हैं, उनको उसके चैलेंजेस का पता हो, वो जो आपको सही से गाइड करें. सो ये छोटी बातें तो हैं, मगर शायद मतलब लग रहा हो कि ये तो सब पता ही है, या ये तो ऐसी बातें हैं जो हमने पहले भी सुनी है, या हो सकता है लग रहा हो कि ये बुकिश है. मगर अगर ये आप नहीं करते तो ये बड़ा फर्क है. जिन लोगों के पास मेंटोर्स कोचेस हर वक्त मौजूद होते हैं वर्सेस वो लोग जो अपना खुद से नेविगेट करने की कोशिश करते हैं करियर, उनकी ट्रेजेक्टरी में बहुत फर्क होता है. और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अगर कोई मशवरा भी चाहिए होता है, सो आई हैव दैट सपोर्टिंग नेटवर्क. वो एक मुश्किल जिससे आप गुजरते हैं, आपकी जिंदगी में डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, वो आप बात करने से आपको हौसला मिलता है, ना सिर्फ हौसला मिलता है, आपके अंदर रेजिलियंस होती है. और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि सेटबैक से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मेहनत की जरूरत है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी चाहे आप जिस भी प्रोफेशन में हो. देयर इज नो
देयर आर नो शॉर्टकट्स, आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। सबके पास 24 आवर्स हैं। सब दुनिया में जितने भी लोग हैं वो उसको मैनेज कैसे करते हैं, वो बहुत जरूरी बात है। अगेन इट गोज बैक टू द माइंडसेट कि क्या आपको गॉसिप करने में टाइम गुजारना है या आपको कुछ सीखने में और अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने में वही टाइम लगाना है। तो आवर्स तो फिक्स्ड हैं और सबके पास उतने ही हैं। और जब कोई मुश्किल आती है, सो like there is no point that you get scared or you are thinking कि this is something difficult so why should I go about it. Instead आप मुश्किल से गुजरेंगे, only then you will be a refined professional. So that's all from my side for now. थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि देखें, जो हम कैरियर की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट अ जॉब, इट्स नॉट रिलेटेड टू अ जॉब। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें ये सारी क्वालिटी जरूरी होती हैं। जो कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, रेजिलियंस, लचक आपके पास कितनी है, आपने अडेप्ट कैसे करना है। खास तौर पे जो फीडबैक की बात, कभी आप एक खास तौर पे यंग लोगों को कहूंगा कि इकट्ठे बैठे एक दूसरे को फीडबैक दें। बिलीव करें, आपको फीडबैक देने में बड़ा मजा आएगा और आपको फीडबैक सुनने में बड़ी तकलीफ होगी। और दैट इज द पॉइंट वेयर यू लर्न, बिकॉज आपको आपको दूसरों की बुराइयां निकालना तो सब मसला ही कोई नहीं, आप एक लाइन लगा देंगे। बट जब आपसे वो आप पे करेंगे तो आपको लगेगा वो गलत कह रहे हैं, बट दैट्स व्हिच अदर फील जो अब वो करते हैं। और वो वही इंपॉर्टेंट बात होती है, इसलिए कि अपनी गलतियां बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में रूहानियत का एक वो होगा जिसमें इंसान अपनी गलतियां खुद जज करना शुरू कर दे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फीडबैक आप लें और उसको एक्सेप्ट करें, आप रिस्पॉन्स ना करें। So it's actually your achievement. चलें आगे चलते हैं। और सब टॉपिक इसका, अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन एंड रिफाइन योर कैरियर एस्पायरेशंस। कैसे डिफाइन और रिफाइन करें कि हमें क्या समझे इस चीज को, कैसे कि हमारी कैरियर एस्पिरेशंस क्या है। जैसे अभी साहब ने कहा कि मेंटर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मेंटर से जुड़ना भी पेशेंस सिखाता है। जैसे कि मेंटर आपको समझाता है और डेफिनेटली आप उसमें आप उसकी इज्जत एहतराम में आप सब चीज से कर रहे होते हैं, बट उसका एक साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि आप में पेशेंस आ जाती है। कोई तनकीद कर रहा है एंड आप उस बंदे पे इतना इतमाद करते हैं, मेंटर है, तो आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे अंडरस्टैंड करें कि कैसे डिफाइन करें, कैसे रिफाइन करें कि जी ये मेरी कैरियर एस्पिरेशंस है। अच्छा, ये जो सवाल है ये बड़ा बड़ा दिलचस्प सवाल भी है और मुश्किल भी है। हमें खुद बाज़ औक़ात नहीं समझ आती कि ऑफ कोर्स कैरियर एस्पिरेशंस निकालनी कैसे हैं और क्या-क्या चीज़ें करनी हैं उसके अंदर, और मुझे किस रास्ते को चुनना चाहिए। अ, आजकल ऑफ कोर्स चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहले मेरा ख़्याल है कि पहले आसान होता था लोगों के लिए ये काम करना कि चंद एक चॉइसेस होती थी और लोग वही करना शुरू कर देते थे। क्यों किया होता था या देखा होता था, और उनके पास एक ही ज़रिया था जानने का कि भई क्या हो रहा है, किसी भाई-बहन ने, कज़न ने कुछ किया तो हम भी करें। लेकिन जहाँ आजकल ये अच्छी बात है कि चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, यही चीज़ मुश्किल में भी डाल देती है कि चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, हमें देखना बहुत चीज़ें पड़ती हैं। अब जब हम हैं ही इस मसले में और वाक़ई हमें ये कुछ करना है और जितने लोग सुन रहे हैं वो मेरा ख़्याल है इसी सोच से सुन रहे हैं कि हमें अपने रेस्ट्रिक्शंस बनाए। तो ये साइंटिफिक तरीक़ेकार हैं कि कुछ अदारे ऐसे बने हुए हैं, ख़ास तौर पे आपका ही मेरा ख़्याल है अदारा यही काम काफ़ी हद तक करता है कि जहाँ पे, और बहुत सारे और इदारे ऐसे हैं जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट हो जाती है और आप चंद एक सवालात या ज़्यादा सवालात का जवाब दे के आप कुछ थोड़ा-सा अपने बारे में असेसमेंट करते हैं। वो एक बहुत साइंटिफिक तरीकाकार है, काफ़ी हद तक करीब है साइंटिफिक के। आई वोंट से कि इस किस्म के तरीके अवेलेबल हैं और काफ़ी क्लोज़ ले जाते हैं आपको आपकी कैरियर एस्पिरेशंस के। और अगर किसी के पास वसाइल मौजूद हैं इतने और वो ये करना चाहते हैं, तो ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए कि मेरी पर्सनैलिटी है कैसी और उस पर्सनैलिटी पे किस किस्म का प्रोफ़ेशन या किस किस्म का कैरियर ज़्यादा सूदमंद साबित होगा, यूज़फुल मैं कहाँ पे ज़्यादा होऊँगा। ये तो है साइंटिफिक तरीक़ाकार। और अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर उसमें करें। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो और हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए ऑफ़ कोर्स। देखना चाहिए कि सबके पास रिसोर्सेज़ इक्वली अवेलेबल हों और उसमें हम
एक आध चीजें, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम खुद भी अपने अंदर जान सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे क्या चीज करते हुए सबसे खुशी महसूस होती है, सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है, मैं कौन सी चीज करने के लिए सुबह बहुत जल्द उठ बैठता हूँ, और मुझे रात को नींद भी इसी खुशी में नहीं आती कि सुबह उठ के मैंने वो काम करना है। ऑल्दो ये काम कहना, ये बात कहना बड़ा आसान है, लेकिन बाज़-औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। लेकिन मैंने अपने साथ होते हुए ये देखा है, मैंने अपने बच्चों के साथ ये होते हुए देखा है। मैं मिसाल के तौर पे अभी आपको एक अपनी बेटी की मिसाल दूँ, छोटी बेटी जो है वो अभी मैं उसको स्कूल से लेके आ रहा था, तो उसने मुझे कहा कि मेरा आज रात मुझे नींद जो है वो बड़ी मज़े की आएगी, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठना है। मैंने कहा, "वो क्या वजह है तुम्हें आज, क्यों तुम्हें?" कहती, "आई एम लूकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग।" मैंने कहा, "वो क्या है?" कहती, "मैंने सुबह स्कूल के बाद अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर जाना है और हमारे हमने खेलना है इकट्ठे।" So that is basically an energy that gives something. So there is something to look forward to for the following morning. If you don't have anything like that to look forward to for the following morning, that is a trouble. बहुत सारे ऐसे लोग कैरियर को अपने गलत चुन लेते हैं, या ऐसी चीज को चुन लेते हैं जो कि माशरे में उनको देखा हुआ है उन्होंने कि इसका फायदा है। ये ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है। मैंने बहुत सारे, अब मेरा माशाल्लाह इतनी उम्र गुजर गई है इस मामले में कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसी कोई बहुत प्लस जिंदगी खत्म नहीं हो जाती अगर कोई आपने कैरियर गलत चुन लिया, लेकिन उसका जो टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है, वो ये है कि आपको सुबह उठने में आसानी हो और आपको वो काम करने में दिल करे। एक चीज़ और आप लोग जो सोच सकते हैं, आप सारे लोग जो कि सुन रहे हैं, ये आप खुद अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आप एक इंट्रोवर्ट हैं, क्या आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं? इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि क्या आप खुद से अपने ज़्यादा मिलना-जुलना या तो आपको पसंद नहीं है, या आप लिखने वाले ज़्यादा अच्छे हैं, या आप लोगों से बात करके ज़्यादा खुश होते हैं, या एक और तरीक़ाकार है कि क्या आप रात को अच्छा काम करते हैं, आप नाइट आउल हैं या आप अर्ली बर्ड हैं, तो उस हिसाब से आप अपने कैरियर्स को भी कुछ अंदाज़ा आपको लग सकता है कि चुनें। एक छोटी-सी मिसाल मैं आपको एक अपने एक दोस्त की दूँगा, एक जो कैरियर किस तरह से चुनते हैं और चुना जाता है किस तरह से। मेरा वो दोस्त है, बेसिकली ही इज़ नाउ अ पीएचडी डॉक्टर। हमने यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ा था। जब हमारा यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, हमने एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। जब हमारा दाखिला हो गया तो 1 महीने के बाद उसको ये खबर आई कि उसका दाखिला लम्स में भी हो गया है। अब अगर कोई लम्स वाले सुनने वाले हैं तो मतलब खुशी की बात भी है उनके लिए, या मतलब मुझे वो बाद में कुछ कहे ना इस बारे में लेकिन लेकिन अगर कोई लम्स वाले यहाँ पे सुन रहे हैं तो वो भी इस बात को गौर से सुने। अब उसका लम्स में दाखिला हुआ था एमबीए में, हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। ही rejected the LUMS offer, and he said that I want to do something big in economics for myself and for my country and for the whole global world. तो एमबीए उसने छोड़ दिया। उसके माँ-बाप ने भी उसको काफ़ी बुरा-भला कहा, उसके बहुत सारे दोस्तों ने उसको बहुत बुरा-भला कहा कि लम्स में चला जाता, बेवकूफ़ तो अच्छा हो जाता। लेकिन what he ended up now, he is basically the head of the policies for United Nations for Southeast Asia region. He is based in Thailand, and he is regularly meeting the foreign ministers, the finance ministers of lots of underdeveloped countries. I'm not sure what he's suggesting them, but he is doing lots of such work. And he also served as director for monetary policy for State Bank of Pakistan from 2007 to somewhere around 2013 or 14 tak, under many very capable state bank governors. He was directly reporting to the state bank governor. So what I'm trying to say is that आपकी career aspirations एक तो उन चीजों से भी डेवलप होती हैं जो कि मैंने पहले जिनका जिक्र किया था। उसके बाद आप जब कैरियर अपना चुनना चाहते हैं तो उसके रास्ते में बहुत सारी और इंटाइसिंग ऑप्शंस भी आ सकती हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कितने कमिटेड हैं अपने उस कैरियर को आगे लेके चलने में, और उसमें एक अपना नाम बनाने में। मुश्किल होता है, ये आसान बात नहीं है। अगर मैं अपने पिछले साल 20-25 साल देखूं तो अब तो मुझे खुशी होती है कि जो मैंने किया ठीक किया, लेकिन जब मैं ये कर रहा था उस वक़्त बहुत बाज़ औक़ात
दुख भी होता था, तकलीफ भी होती थी, और आई एम श्योर ये बहुत सारे सीनियर लोगों के साथ होता है। लेकिन ये जो यंग लोग, अगर आप, आई होप कि बहुत सारे यंग लोग हैं, कुछ तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं जो कि इतने यंग नजर नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है कि वो यंग ही हो। लेकिन वो सारे लोग जो कि सुन रहे हैं, बेसिकली दिस इज द टाइम जहां पे वो एक कहते हैं पंजाबी में रगड़ा लगना। तो जो रगड़ा लगना है ना, दिस इज द टाइम, यूनिवर्सिटी के फौरन बाद। बहुत स्ट्रेंज और बहुत खूबसूरत, उसको कहते हैं खूबसूरत रगड़ा। वो एक खूबसूरत रगड़ा होता है, और दुआ करें कि आपको कोई ऐसा अफसर मिल जाए या ऐसी कंपनी मिल जाए जो कि आपको रगड़ा दे, शदीद रगड़ा दे। मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया था तो पहले 4 साल बेइंतहा रगड़ा खाया। मेरी तनख्वाह में कोई हार्डली 4 साल में 1000, 2, 1500 का इजाफा हुआ। लेकिन जो 4 सालों में जो मुझे रगड़ा मिला, मैं वहां से जब निकला, तो जो मुझे अगली नौकरी मिली, अब मैं इसको पैसों में भी तोड़ रहा हूँ सारी कैरियर एस्पिरेशंस को। जब मेरी अगली नौकरी मिली, उसमें मुझे 200% ज्यादा सैलरी मिली। तो ये मेरा एक असल में जो 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 खौफ होता है ना, और खासतौर पे करियर के स्टार्ट में, अब तो फील्ड्स बहुत ज्यादा हैं, अगर हम अपनी जवानी की उस पर बात करें, तो जो खौफ था ना, पेरेंट्स को भी खौफ होता था कि यार बच्चे कामयाब ना हुए तो क्या होगा। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, बट उस खौफ से अगर निजात पा जाएं, उस खौफ को ओवरकम कर जाएं, तो चीजें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। सामिया, यू वांट टू ऐड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या अगले पे चलें? सो मैं इसमें ये बात बिल्कुल ऐड करूंगी, अगेन वेरी वैलिड पॉइंट्स जो आपने बोले हैं, और आपने अपने सारे एक्सपीरियंस को जिसे कहते हैं ना, यू हैव लाइक गिवन द बॉटम लाइन। मे बी वन और टू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, कि एस्पिरेशंस तो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसे जैसे आपके पास चॉइसेस आते हैं, आपके एस्पिरेशंस चेंज भी हो सकते हैं। और ऐसे चॉइसेस भी आते हैं जहां आपको ये सोचना पड़ता है, और बाद में कभी कभी आप पीछे जाके रिफ्लेक्ट भी करते हैं कि अगर मैंने ये किया होता तो शायद ये बेहतर होता। बट obviously when I look at my career, I feel very content and very much satisfied, क्योंकि पास्ट वापस आना नहीं है। So there is no point to think about what you did not go for. रिस्क आपको लेने पड़ते हैं, और उसमें ठीक है, आप बहुत सारे लोगों से सुनेंगे कि कैलकुलेटेड रिस्क होने चाहिए, पर एट द सेम टाइम कभी कभी आपको बहुत डिफरेंट किस्म के रिस्क लेने चाहिए। इसी के हवाले से दो स्टोरीज मैं सुनाऊंगी। मैं जिनको जानती हूँ, वो सारी उम्र उन्होंने कॉर्पोरेट में अपनी लाइफ गुजारी, एंड एट रीचिंग अ सर्टेन एज, और लेट्स से लाइफ साइकिल, he intended that he would like give up on the job, so he was very well settled, वो डायरेक्टर की पोजीशन पे थे, और उन्होंने कहा कि दिस इज मोर देन इनफ, मुझे अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नाउ मी समवन जिसको ये लगता है कि मेरे स्किल्स एम्प्लॉयमेंट में ही बहुत अच्छे हैं, एंड प्योरली दिस इज माय पर्सपेक्टिव, राइट, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, आई एम नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क। मगर मैंने उनको देखा, और उन्होंने कहा, एक ही दिन में उन्होंने फैसला किया, पहले से उन्होंने उस पर बैकग्राउंड काम किया हुआ था, ही ओपनड अप हिज ओन कंपनी, और उन्होंने कहा कि मुझे कॉर्पोरेट में मजीद अपनी लाइफ गुजारने की जरूरत नहीं है। एंड ही इज स्टिल वेरी हैप्पी, एंड ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, एंड ही इज अर्निंग प्रॉफिट। सो आपके लाइफ में आपके एस्पिरेशंस चेंज होते हैं, मीनिंग कि जहां उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर, और कॉर्पोरेट में ऑब्वियसली अपने पर्क्स भी होते हैं, देयर इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफस्टाइल एंड सो मच दैट गोज ऑन, और एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक स्टेबल किस्म की इनकम भी आ रही होती है। And he took that risk, and he's still very very happy, which is good for everyone whosoever makes like those choices. अगर मैं अपनी बात करूं, तो जिस वक्त मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को छोड़ा, आई वॉज वर्किंग एज हेड ऑफ HR, और जब मैं इस कंपनी में जहां अभी सर्व कर रही हूँ एज कंट्री हेड HR, जब मैं यहाँ आई, तो उस वक्त मैं एज एन एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर आई थी। मेरा एस्पिरेशन उस वक्त ये था, मैं आपको बताती हूँ, मेरा एस्पिरेशन ये था दैट आई वांटेड नॉट टू लिमिट माय प्रोफाइल टू ओनली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, विद दैट इंटेंट कि मेरे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई मेड अप माय माइंड, और मैं हेड ऑफ HR से एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर मैंने ज्वाइन किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा दैट दिस इज नॉट अ स्मार्ट मूव, मुझे अपने HR की हेड की पोजीशन में ही कंटिन्यू करना
चाहिए था, rather than going into another industry where I was well settled or getting a role which is not equivalent to the role that I was having, but I was still very happy. So आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा नॉइज भी होता है, बहुत दफा आपको लोग कहते हैं कि ये सही फैसला नहीं हुआ, मगर अगर आपको वो ठीक लगता है, जैसे कि उमर ने भी अभी बात की है कि देयर शुड बी अ रीजन दैट यू गेट अप एवरी डे। अगर मैं एक स्टेबल एनवायरनमेंट में जहां मैं जो अचीव कर सकती थी, आई नो माई सेल्फ, अगेन सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मुझे पता था कि वट एवर आई हैव अचीव द मैक्सिमम, अब वैल्यू क्रिएशन इससे आगे नहीं होगी, सो व्हाई नॉट टू गो टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, वहां के प्रॉब्लम्स क्यों ना मैं सॉल्व करूं, एक डिफरेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस क्यों ना मैं गेन करूं। And I did not anticipate that ultimately I will end up in the same position. उस वक्त तो मुझे नहीं पता था that I will get a similar role, which is like head of HR for S&P Global. वहाँ उस वक्त उस job description में ना लिखा था, ना offer letter में लिखा था. So you have to navigate your career, you have to take some risks, and at the end of the day you should also be happy with the choices that you are making. And reflect जरूर करें अगर आप गलतियां करते हैं. I do this every day. मैं जर्नल लिखती हूँ. जर्नल का मतलब ये है कि मैं उस दिन में सोचती हूँ कि अगर मैंने इस सिचुएशन को ऐसे डील किया, क्या मेरे पास कोई और मेथड था, एंड दीज आर दोज कॉन्वर्सेशंस दैट आई एक्चुअली हैव विद माय करियर कोचेस एज वेल एज विद माय मेंटोर्स, कि अगर आप इस सिचुएशन में होते या होती तो आप इसको कैसे डिफरेंटली करती. दैट्स व्हेन यू गेट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट पीपल. दिस इज लर्निंग. दिस इज एक्चुअली दैट टेक्स यू to think about different ways of doing similar things. और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगी कि जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं ना, in terms of let's say मे बी वो लोग जो आपके शायद ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और या जो भी आपका करियर है, जिन लोगों के साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, आपको लगता है कि ये मुझे जज नहीं समझता करते, है, समझती है, तो जो वो जो ना, जज नहीं करते आपको, हाँ। हाँ, वो जज नहीं करते और वो मुझे समझते हैं, वो आपको ग्रोथ की तरफ कभी नहीं लेकर जाएंगे. जो आपको चैलेंज करेंगे, जो आपसे डिफरेंट सोचेंगे, जो आपको ऐसी सोच देंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, आप अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करें जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाए. और ग्रोथ के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. देखिए, टाइटल इज नेवर माय लेट्स से डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. दैट इज नेवर माय डेफिनेशन. ऑनेस्टली मेरे लिए सेंस ऑफ पर्पस बहुत जरूरी है. मैं वैल्यू क्या क्रिएट कर रही हूँ, क्या बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है या नहीं. सो अगेन दिस इज माय डेफिनेशन. डिफाइन योर ओन सक्सेस, कि आपके लिए सक्सेस क्या है. क्या ज्यादा कॉम्पनसेशन लेना सक्सेस है, वर्क लाइफ बैलेंस का होना सक्सेस है, स्टेबल जॉब का होना सक्सेस है. एग्जैक्टली कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको क्या बात खुशी देती है, व्हाट मोटिवेट्स यू and what is your ultimate definition of success is very very important for you to keep going within the professional or career life. थैंक यू सो मच. दो क्विक क्वेश्चंस लेते हैं, फिर बाद में इसमें जाएंगे. समय आप ही से है, हमारी फेसबुक ऑडियंस में है निदा कबल साहबा. ओके जी सर, माय सन इज ए लेवल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, वेरी इंट्रोवर्ट, introvert personality, born in UK and willing to go abroad for further studies. Right now, Karachi mein. I am worried for his career because of the introvert nature. What to do to change his mindset as a parent for to enhance the self-awareness? I just want to add, Nida Keval, याद रखिएगा, इंट्रोवर्ट, उसके बाद एक्सप्रेसिव इंट्रोवर्ट और फिर एक्सट्रोवर्ट, ये चीजें लाइफ के एज के साथ साथ चेंज होती रहती हैं. इस पे कम से कम परेशान मत हो. मैं दोनों अटेंडेंट स्पीकर से कहूंगा कि इस पे परेशान मत हो. ये लाइफ का फेज होता है. एक जमाने में जो आपके सामने फोरम बैठा है, जो हरे के आगे कुछ भी बोल देता है, ये कॉलेज में यूनियन लीडर था मगर स्पीच नहीं कर सकता था करने के लिए. तो लाइफ के साथ साथ है. प्लीज, निदा केवल साहब बड़ी हमारी सीनियर मेंबर है, सामिया प्लीज इसको आप एड्रेस करें. जी, जैसे आपने बोला इसी तरह मैं भी ये बात करूँगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ऑडियंस के सामने बैठ के कभी बात करूँगी और या कुछ शेयर करूँगी. ऑनेस्टली अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ की बात करूँ, तो जो स्पीकर्स आते थे तो मैं अक्सर सोचती थी कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, मुझे तो कोई कंपनी क्यों जॉब देगी, मेरे में तो कोई स्किल ही नहीं है, मुझे कौन जानेगा. लाइक दीज आर ऑल नेचुरल वरीज और फियर्स. इस पे मैं एक बात और डेव उलरिच की करूंगी. अगर आप में से आप I'm sure आप बहुत सारों को पता होगा, वो एक मैनेजमेंट गुरु है, ऑथर है, प्रोफेशनल है. जब वो पाकिस्तान आए थे, ये है 2016 की बात, और इसने मुझे हैरान किया इस बात ने, इस वजह से मैं ये बात आज यहाँ बता रही हूँ. सो वो ऑडियंस के साथ इन पर्सन डिस्कशंस और एंगेजमेंट के लिए पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं.
तो उनकी कॉन्फ्रेंस जब मैं अटेंड कर रही थी तो वो बीच में जब टी ब्रेक आती थी या लंच ब्रेक आती थी तो वो बीच में नहीं मिलते थे। सो मैं उनको ढूंढते ढूंढते, मुझे लोगों ने बताया कि वो स्टेज के पीछे हैं, ढूंढते ढूंढते, क्योंकि मैंने उनके साथ पिक्चर लेनी थी, बात करनी थी। तो जब मैं उनके पास पहुंची तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो ब्रेक में नजर ही नहीं आए, हम तो और बहुत सारे लोग बाहर आपसे नेटवर्किंग के लिए यहाँ मौजूद हैं हॉल में। तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया एक्चुअली। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ सम्या। तो मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि, और मैंने उनको कह दिया कि ये कैसे पॉसिबल है, आप तो अभी इतनी ऑडियंस से बात करके आए हैं और आप कह रहे हैं कि आप इंट्रोवर्टेड हैं। कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे पता है अपने बारे में। सो मुझे एनर्जी एक्चुअली मिलती जो है ना इससे है कि जब मैं इतनी सारी ऑडियंस को डील करूं, सो मुझे अपना टाइम और अपनी स्पेस चाहिए ताकि मैं वापस अपना गार्ड वापस डाउन करूं और फिर मैं सामने आऊं। सो मुझे उस दिन उस बात ने इतना हैरान किया, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि हम पर्सनालिटीज को लेबल कर देते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट है, वो इंट्रोवर्ट है। एक ही ह्यूमन बीइंग, डिफरेंट हैट्स, डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, डिपेंडिंग ऑन विद whom we feel comfortable, or you can say it in different terms। हम डिफरेंट हैट्स पहनते हैं लेकिन शायद हम उसको खुद रियलाइज नहीं करते। सो इट इज एब्सोल्युटली ओके। द थिंग इज, अगेन मुझे पता तो नहीं है कि वो किस लेवल तक, ऑब्वियसली यू आर द पेरेंट, आपको पता होगा कि वो किस लेवल तक इंट्रोवर्टेड है। बट आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन जरूर रखें एज अ पेरेंट कि उनको कौन सी चीजें जो है ना, व्हाट इज इट दैट ही गेट्स अ सेंस ऑफ जॉय, या किन लोगों से बात करके उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग अगर वो कंप्यूटर साइंस में, आई डोंट वांट टू kind of again label anyone because that's one of the things I always refrain from. I have little context, which is why I'm saying ऐसा possible हो सकता है कि उनको लोगों के साथ let's say virtually बात करना आसान लगती हो versus in person। तो जो भी मीडियम उनको इजी लगता है, obviously you can offer relevant and effective platforms from where he can begin। हल्क का जो कैरेक्टर है एवेंजर्स में, तो अपनी लाइफ में बड़ा इंट्रोवर्ट है, जो गुस्सा आता है तो हल्क बनता है, तो कोई ना कोई ट्रिगर जरूर होता है। और साहब एक क्वेश्चन है अमाद खान साहब का, वो आपको स्पेसिफिक कह रहे हैं, कैन यू प्लीज टॉक ऑन गैप years as well right after graduation? How do you justify gap years when you could not break into job market? और साहब आप ये जो गैप ईयर्स है ना, ये वाकई एक थोड़ा सा एक इशू रहता है लोगों के साथ कि गैप ईयर्स है। अब वो गैप ईयर्स क्यों है? पहला सवाल तो ये है कि ये समझना चाहिए कि वो गैप ईयर्स को आपने आने ही क्यों दिया। देखिए अ, सर, एक वजह ये है कि आपको जॉब नहीं मिली, विच इज वेरी लॉजिकल। आपने आज जनवरी में यूनिवर्सिटी खत्म की और उसके बाद आप पहले नौकरी ढूंढने चले गए। इसमें भी मैं एक छोटी सी आपको मिसाल एक बताता हूँ। वो जो गैप ईयर्स है, अब आपने एक्सप्लेन कैसे करना है वो तो मुश्किल सा एक लम्हा आता है। इसमें इसमें मेरी एक किताब में ना, मेरी जो किताब है जॉब्स इन सर्च ऑफ जॉब, उसके अंदर मैंने एक अपना वाकया, अपना जाती वाकया लिखा हुआ है। मुख्तसरन मैं बता देता हूँ। मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था और उन्होंने मुझे, मेरी गैप था पीछे 2-3 महीनों का गैप था जॉब में। तो वो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि जी आप किधर रहे हैं, मतलब आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि जी मैं तो अभी कहीं नहीं जॉब कर रहा। तो उन्होंने कहा जी क्यों, मतलब आप मैंने कहा जी आप ये जो जॉब है, पिछला मेरा सीवी में एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, ये 2 महीने पहले का है, 3 महीने पहले का है। और वो मैंने जॉब जो है वो अब नहीं है। तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं है? तो मैंने उनको, ये मेरी किताब में वाकया लिखा हुआ है तो मैं इसलिए आपको पब्लिकली मैंने चूंकि नोट किया हुआ है, तो मैं बता भी रहा हूँ। मैंने उनको ये कहा कि जी उन्होंने जो पिछली नौकरी थी उन्होंने मुझे निकाल दिया था। तो वो बड़े बेचारे जो जो इंटरव्यूअर थे वो बड़े परेशान हुए, कहते क्या बात कर रहे हैं आप, आपको वाकई आप सही बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं कोई आपसे 2 नंबरी नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसा ही बात था, उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो उन्होंने कहा जी अच्छा क्यों, ऐसा क्यों, क्या हुआ था? मैंने फिर उनको छोटा सा कोई वाकया सुनाया उनको, और वो जेन्युइन वाकया था, वो मैंने किताब में लिखा भी हुआ है। लेकिन फिर उन्होंने एंड पे मुझे ये कहा कि आपने जो कहा
क्या मैं उनसे बात करूं तो वो आपके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा जी वो जो भी आप बात करेंगे वो जरूर आप बात कर लें। मैंने उनको नंबर भी दिया कि इन साहब से बात कर लें, इन साहब से बात कर लें, कंपनी के ओनर से बात कर लें, जिन्होंने मुझे निकाला था आप उनसे बात कर लें और वो मेरे बारे में ये कहेंगे कि ये बड़ा मेहनती था, ये था, वो था, वो था, और थैंक यू वेरी मच। वो उस इंटरव्यू का नतीजा ये निकला कि मुझे वहां पे जॉब मिल गई और मैंने उस नौकरी में सिर्फ सिर्फ उस जगह पे जॉब नहीं की, उन्होंने मुझे बल्कि पाकिस्तान से बाहर ही भेजा। उन्होंने मुझे एक और जगह पे प्रमोट करके ही भेजा और अब तकरीबन मुझे उस नौकरी को छोड़े हुए 15 साल तकरीबन हो गए हैं। वक्त गुजरते हुए टाइम पता नहीं लगता, लेकिन अभी तक आई एम, मुझे नई नौकरी है बेसिकली, उनके साथ भी अटैच्ड हूँ और जिन्होंने मुझे निकाला था मैं उनके साथ भी अटैच्ड हूँ। तो वो एक ये जो है ना आपका गैप ईयर्स का मामला, वो बात वहां से गैप ईयर से स्टार्ट हुई थी। मैं अगर आप गैप ईयर्स, मैं नॉर्मली लोगों को ये कहता हूँ कि आप गैप आने ना दें। अगर ऐसी कोई इवेंचुअलिटी आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए जिसको अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए आपके साथ, तो आप जाहिर है उसके अंदर भी कुछ करना चाहिए आपको। अब आपको करना चाहिए उसके अंदर काम करना है आपने। गैप ईयर इसलिए आता है, गैप टाइम इसलिए आता है कि आप या तो नौकरी नहीं मिली या कुछ और नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर आपने कोई ना कोई काम करते रहें। एक छोटी सी मिसाल देके मैं बात यहाँ पे खत्म करूंगा। मेरा एक और वो भी खैर दोस्त ही है। ही इज नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्ज बैंक्स इन लाहौर। जब हमने यूनिवर्सिटी से फारिग होकर निकले तो उसको नौकरी की ज्यादा जरूरत थी। सबको जरूरत होती है, उसको जरूरत, उसने गैप नहीं आने दिया। उसने कहीं पे जाके एक बैंक में, बैंक ऑफ अमेरिका होता था, अमेरिकन एक्सप्रेस होता था उस वक्त माल रोड पे लाहौर में, तो उसने वहां पे 1 महीने की इंटर्नशिप की। जब उसका 1 महीना खत्म हो गया तो उन्होंने कहा जी आप जाएं यहाँ से फारिग हों, ये लेटर पकड़ें। उस वक्त 1,000 रुपया मिलता था इंटर्नशिप का, उसने 1,000 रुपया पकड़ा और वहीं पर ही कुर्सी पे बैठ गया। उसने कहा जी मैंने कहीं नहीं जाना। उसने कहा जी, उन्होंने कहा जी आपने क्यों नहीं जाना? कहा जी आप मुझे बस, आप जिससे भी बात करें मुझे आप यहाँ पे काम करने दें, मैंने मुफ्त में काम कर लूंगा मैं, और यहाँ से मैंने कहीं जाना ही नहीं। तो उसने बड़ी मुश्किल, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग में बड़ा अच्छा था, बातें बड़ी कर लेता था, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी था, मैथमेटिक्स उसकी बड़ी अच्छी थी, स्टैटिस्टिक्स उसकी बड़ी अच्छी थी, उसने काम बड़ा अच्छा करके दिया था। वुड यू बिलीव कि उसने उस जगह पे उसके बाद 8 महीने काम किया बगैर किसी तनख्वाह के, कोई गैप नहीं आने दिया। और 9वें महीने जब वहां पे एक जॉब निकली तो उस बैंक ने उस जॉब को एडवर्टाइज भी बेदिली से किया, उसी को रख लिया उन्होंने कि ये इतने अरसे से यहाँ काम कर रहा है। नाउ दैट इंडिविजुअल इज द is a very big shot in the banking sector, doing a lots of good work. So I hope कि थोड़ा सा गैप के बारे में अगर आपको शायद थोड़ा सा कोई जवाब आपको मिला हो। लेकिन ऑफ कोर्स गैप्स आते हैं, लेकिन उसके दौरान अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, बैठ जाएंगे। जब मुझे वो 2 महीने का गैप आया था तो मेरी जो पहली किताब है, मैंने चूज और बी चोजन वो उस 2 महीने के गैप में लिखी थी। क्योंकि मुझे पता था मैं नौकरी ढूंढ रहा था, मेरा तजर्बा बढ़ रहा था नौकरी ढूंढने का, और उस दौरान जो 2 महीने मुझे मिले थे, मैं दिन भर नौकरी ढूंढता था, शाम को बैठ के अपने कंप्यूटर पे किताब लिखता था। तो मेरी वो तकरीबन 2 महीने में किताब खत्म हो गई थी, उनके साथ साथ मेरा तजर्बा भी, मैं रियल लाइफ चीजें लिख रहा होता था उसके दौरान। तो ये मेरा ख्याल है शायद आपको कोई थोड़ा सा जस्ट वांट टू ऐड, देखें गैप नौकरी का चला जाना या रिस्क का डिसकंटिन्यू हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ये लाइफ में चीजें आती हैं, ये बहुत लोगों के लाइफ में आती हैं, सबके लाइफ में कहीं ना कहीं, चाहे कारोबार हो चाहे, बट गैप का जो आना है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत उमर साहब ने अच्छी बात की। देखें आप कुछ करें, आप उस पीरियड में अगर खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली गई, जैसे अगर दुर्घटना हो गई है, तो आप अपने आप को बिजी रखें। याद रख, एक एक ये और एक वो लोग होते हैं जो कहीं नौकरी छोड़ा या उनको कहीं से फारग हो गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कहते हैं जी 2 महीने तो हम आराम करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे। वो सुसाइडल होता है। वो सुसाइडल होता है। तो अपने आप को लग्जरी देने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एपिसोड आ गया है, डू समथिंग, डू समथिंग। आप जैसे भी कहा, आप काम करें अपने डिसिप्लिन में, ठीक है। आप ऐसी जगह अपने आसपास कोई जगह काम ढूंढें जो जहां आपको पैसे मत मिले, आप बिजी रहें, आप कुछ ना कुछ करते रहें, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मे बी आपको अभी यंग है तो आपको शायद हमारी बात समझ ना आए, बट आप इसको ठंडे दिल से सोचिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि ये चीजें मिल जाती हैं। और आप किसी के पास जाएं, आपका एक्सपीरियंस है तो आपको फ्री काम में कोई मना नहीं करता। और इवेंचुअली जैसे कहा कि बहुत सारे लोग तो फ्री काम के लिए बुला लेते हैं, शर्मा शर्मी कुछ ना कुछ दे भी देते हैं, और इवेंचुअली आप कन्वर्ट कर लेते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट में, कहीं और मिल जाती है। मेहनत तो कभी जाया नहीं होती। इस जॉब पे नहीं मिलेगी, उससे अगली जॉब में उससे ज्यादा मिल जाएगी।
क्वेश्चंस आज काफी हैं, तो हम क्वेश्चंस पे ही रहते हैं। सामने आपके पास मैं आता हूँ। आई एम a student, Maria Beg Sahiba कह रही हैं, I am a student of MBA department, but next semester I need to select one major subject of BBA. I am too confused for selecting my major because I am an introvert type person in starting off university, but now I engage myself with people and day by day I improve my communication skills. That's why I am confused with marketing and supply chain management subject both because both subjects I like. तो समय आप इसको अगर reply दें मारिया बेग साहिबा। So, Maria, अच्छा, first of all, thank you for asking this question. क्या आपने अपने आप से ये बात पूछी है कि सप्लाई चेन के कौन से एस्पेक्ट्स आपको पसंद हैं? क्या वेंडर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स तो दोनों में हैं, ये तो एक कॉमन बात है। मार्केटिंग की अगर हम बात करें या हम सप्लाई चेन की बात करें, सो वेंडर सप्लाई चेन। मैनेजमेंट तो आप, हाँ, तो वेंडर मैनेजमेंट आप कह लें या आपके स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन तो एक बात है। मार्केटिंग में ऑब्वियसली आपकी और टेक्निक्स भी आ जाती हैं जिसमें आपको ब्रांडिंग, कंज्यूमर परसेप्शन और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सो लाइक डिड यू आस्क योरसेल्फ कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट देख रही हैं, अच्छा, इंपॉर्टेंट देखिए ये भी है कि आप सिर्फ, ठीक है, प्रोफेशन एक चीज है, आप क्या कंपनीज भी अपने लिए देख रहे होते हैं, या जिस तरह के रोल्स इन दोनों किस्म के डिसिप्लिन्स में आपके लिए होंगे, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस को आप लोग जाकर सर्च करते हैं? आजकल तो हर चीज अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, आप लिंक्डइन देख लें, वहां पे जॉब प्रोफाइल सर्च में आप सिर्फ एंटर कर लें, आपके पास आ जाएंगे। सो कभी आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को देखने की कोशिश की है, या कौन सी कंपनीज हैं जो किस तरह के रोल्स ऑफर कर सकती हैं? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फ्यूचर, लेट्स से अगेन, आई डोंट नो, मैं obviously I can have a one-on-one conversation as well if you prefer, since you mentioned that you are an introvert. But the thing is, do you prefer to stay within Pakistan में किस तरह की opportunities दोनों disciplines में आ सकती हैं, उसको थोड़ा सा रेकी करना, या फिर if you are choosing to go outside of the country, outside कौन सी country है, वहां पर किस तरह की positions आ सकती हैं, trying to get some familiarity is very very important. और फिर उनके प्रोफाइल्स, जो लोग उस तरह के रोल्स कर रहे हैं, उनको रीच आउट करना, उनसे फ्री की एडवाइस पूछना कि व्हाट डज दिस रोल एंटेल, or since you are working, what are some of the, let's say, critical skill set that you think is important for me to build on. अगर आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और कनेक्ट करेंगे लोगों से, so obviously you will be getting the right advice. But if you want to discuss more, please know that I'm available. You can reach out to me through LinkedIn as well. I don't know if this has helped, or even if you would have any further questions, I would be happy to probe that with you and help you get you whatever you want to achieve, right? बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि थैंक आप देखना शुरू करें ऑलरेडी, लाइक दिस इज नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर एवरीवन विद इन द ऑडियंस, कि आप क्या करना क्या चाहते हैं, उन डिसिप्लिन्स में अवेलेबिलिटी क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, स्किल सेट क्या यू रिक्वायर्ड सो है। मच सामने। उमर रजा साहब, आपसे क्वेश्चन है सर। साइमा साहिबा कहती हैं, कैन यू प्लीज एलाबोरेट डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड द फंडामेंटल स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस। तो वो नॉलेज और एजुकेशन का डिफरेंस जानना चाहती हैं। अच्छा, ये फिलोसॉफिकल चीजें भी साथ में आ गई। ये हम, मेरा ख्याल है, मैं इतना इतना शायद मेरा वो ना हो तजर्बा कि मैं इनमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस खैर बता सकूं, लेकिन कोशिश ये करें कि एजुकेशन जो है, वो जो हमने सुना है या देखा है, एजुकेशन डिग्री दे देती है, और जो नॉलेज है वो आपको अकल दे देती है। और इन दोनों में इतना ही फर्क हो सकता है कि आपको अगर विजडम आ जाए और आप ये सोच सकें, अच्छा भला अपना सोच सकें कि नॉलेज के साथ साथ आपको, नॉलेज बेसिकली आपको ये देती है कि आपको एजुकेशन कौन सी लेनी है। तो अगर मुझे ये नॉलेज है कि नॉलेज का ही पूछा ना, नॉलेज और एजुकेशन में फर्क, मुझे ये नॉलेज है कि मुझे अब अपने कैरियर को और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो फिर मैं उस किस्म की एजुकेशन की तरफ ही जाऊंगा। अगर मैं एचआर के प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे ये देखना है कि एचआर में सबसे टॉप की क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन कौन सी है, उसकी एजुकेशन कहाँ मिल रही है।
अगर मैं कोचिंग में हूँ तो मुझे कोचिंग का देखना है कि कौन सी सर्टिफिकेशन, अगर मैं आईटी में हूँ तो फिर मुझे आईटी का। तो नॉलेज मुझे ये है कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ और मुझे आगे कहाँ जाना है, और उसकी बेसिस पे आई नीड टू सेलेक्ट सर्टेन एजुकेशन। अब अगर ये चीज मैं आई अज्यूम कि जिन्होंने सवाल पूछा वो कहीं प्रोफेशनल लेवल पे हैं या इनिशियल प्रोफेशनल लेवल पे हैं, लेकिन अगर जो यंग लोग हैं जो कि अभी इस प्रोफेशनल लेवल पे नहीं आए, तो उनके लिए इस बात की नॉलेज होना कि उन्होंने अपने एमबीए में पकड़ा था कौन सा सब्जेक्ट, उसमें उन्होंने कौन सी उनकी कैरियर की एस्पिरेशन क्या है, तो उनको क्या फाइनेंस में मेजर करना चाहिए, एचआर में करना चाहिए, सप्लाई चेन में करना चाहिए, या मार्केटिंग में करना चाहिए, या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो उनको किस किस्म की इंजीनियरिंग में अपने आप को फोकस करना चाहिए, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो क्या चीज उसके अंदर। तो नॉलेज आपको बेसिकली ये दे देती है कि आपको इवन एजुकेशन भी लेनी है तो किस किस्म की लेनी है। आई होप इससे कुछ थोड़ा सा आपको अ, जी जी, आ- नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सामने आपकी तरफ आता हूँ, जैनब नवाज साहिबा है, वो पूछती हैं जी सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दें, क्या करना चाहिए। शी वांट रेडीमेड सॉल्यूशन कि सक्सेस कैसे लेनी चाहिए। जी, सॉल्यूशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले आप पूछें कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मतलब क्या है। किसी के लिए वो टाइटल हो सकता है, किसी के लिए वो फैमिली लाइफ हो सकती है, किसी के लिए स्टेबिलिटी ऑफ जॉब हो सकती है, किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, किसी के लिए रिकग्निशन हो सकती है। तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। आपने सबसे पहले अपने लिए कौन सा मीनिंग सिलेक्ट किया? किसी के लिए सेंस ऑफ पर्पस हो सकता है, कोई मोटिवेटेड होता है सेंस ऑफ पर्पस से। तो वो बहुत जरूरी है कि, और मशवरा अगर मेरा मांगते हैं तो देखें, ये शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं कि तनख्वाह का मिल जाना या टाइटल का मिल जाना, ये लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। विजन आपका ना आपकी फाउंडेशन होती है जिससे आप एंकर होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है अगेन, लेकिन सक्सेस के डिफरेंट मतलब हो सकते हैं, एंड आई एम नोबडी टू टेल यू कि व्हाट इज द राइट डेफिनेशन और रॉन्ग, क्योंकि राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं होता। ये हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले वो डिफाइन करना जरूरी है, और फिर अगर उसकी रेसिपी आप मुझे बता दें कि कौन सा सक्सेस का मतलब क्या है किसके लिए, फिर मैं रेसिपी ऑफ सक्सेस बता सकती हूँ कि वो उसकी क्या रेसिपी हो सकती है, क्योंकि हर सक्सेस की डेफिनेशन के लिए डिफरेंट रेसिपी होगी। ऐसे ही, थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन, खैर ये शलीम दानिश साहब कहते हैं जी, देयर इज अ नोटिसेबल गैप इन सिक्योरिंग इंटर्नशिप्स व्हाइल स्टडीइंग। डिस्पाइट माय 4 years of professional experience now, I struggle to get internship during my BBA. Even after applying to top companies, this shows the need for more opportunities for students. It's not a such question. सलीम साहब, अपने बल पे का काम ही ये है कि वो एकेडमिया और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता है। प्रॉब्लम जहां पर आती है ना, वो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। मेरा बेटा लम्स में पढ़ता है, इंटर्नशिप करवा भी दो तो मर्जी पे करता है। इंटर्नशिप अवेलेबल होती है, बच्चों के नखरे बहुत ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा। आई एम अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। जब मैं आर्टिकल स्टार्ट किए थे ना, मेरी पॉकेट मनी उतनी थी जितने मेरे मैनेजर की तनख्वाह थी। बट हम हर काम करते थे, हम फोटो कॉपी भी कराते थे, हम ट्रांसपोर्ट भी करते थे, हम फोटो डाकिया भी बनते थे, बजट कमेंट्स आते थे, बांटने भी जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना। इंटर्नशिप के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्लेट में रख के कोई चीजें नहीं देता। अगर आपको 4 साल में इंटर्नशिप नहीं मिली, हाँ हो सकता है किस्मत खराब हो या कोई मेजर लैकिंग हो, यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट ना हो, पर इंटर्नशिप मिल जाती है। टॉप कंपनीज की बात करते हैं, पैकेजेस मॉल लाहौर में है, वहां 60 इंटर्नीज चाहिए थे, 8,000 एप्लीकेशन गई थी। तो जाहिर बात है 7,940 लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिली थी वहां पे। क्यों? लोग इसलिए इंटरेस्टेड थे, पैकेजेस मॉल था, शुगर वाली इंटर्न थी। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको इंटर्न ही नहीं मिल रहे होते, इसलिए कि लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। तो आप अपने बल पे से कांटेक्ट करें, इसलिए कि हमारा काम है एकेडमी और इंडस्ट्री को कनेक्ट करना है। उमर साहब, अब्बास फतेह साहब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू आस्क हाउ टू डिसाइड व्हाट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन आई शुड गो विद। आई एम एन ACCA part qualified and also like doing marketing work, planning to move foreign for further education, with which master program would be best? It's not exactly as per our go, but अगर आप देना चाहते हैं जवाब तो। नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई इनको ना ज्यादा किसी मोर टेक्निकल उनसे हाँ, मैं क्वेश्चन। बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, अब्बास फतेह साहब, आप अपने बल पे के पेशे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, इसलिए कि मैं आप ही के प्रोफेशन से हूँ। सर लास्ट एक सब टॉपिक उठाते हैं, उसके बाद वो करेंगे आइडेंटिफाई की स्किल्स इन डिमांड। कैसे आजकल की डिमांड ये वक्त के हिसाब से की स्किल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उनके ऊपर काम किया जाए।
ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम क्लोज करेंगे, टाइम हमारे 1 घंटा पूरा हो गया। हमें आप बोलो कि हमें अगर आप कहें कि कैसे की स्किल्स इन डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करें वक्त के हिसाब से, आजकल के हिसाब से 2024 फोर्थ क्वार्टर चल रहा है, हम आजकल क्या हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दीज आर द की स्किल्स? देखिए, इस पे मैंने थोड़ी सी बात पहले भी की थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल कुछ हॉट स्किल्स की स्किल्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई करता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी जिस भी कंट्री में आप काम करते हैं और फिर जिस इंडस्ट्री में आप देखना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे इस वक्त पूछते हैं कि जी कौन से क्रिटिकल स्किल सेट हैं, या आप अगर इफ द क्वेश्चन इज कि आप S&P ग्लोबल में कौन से स्किल्स देखते हैं, सो आई विल वेरी इजली टेल यू दैट टेक लिटरेसी हम सिखाते भी हैं, अपस्किल करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बट एट द सेम टाइम वी एक्सपेक्ट people to have some kind of a mindset that they will be willing to be agile, and at the same time we also have our academy to teach those skills. लेकिन टेक लिटरेसी बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये नहीं है कि आपको हर कंपनी ही प्लेटफॉर्म्स देगी, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक एजेंडा होता है। कुछ वो लर्निंग आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद से कुछ सीख नहीं सकते। द बेस्ट पार्ट इज कि आजकल आपके पास सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मैं बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ भी इंटरनेट पे ऐसे अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट खुद एवोल्यूशन से गुजर रहा था। आपके पास कोर्सेरा के फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इस वक्त जाएं, चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करें, आप देखें कि वो आपकी लाइफ कितना ईजी कर सकती है। कुछ यूज्ड केसेस जो मैंने खुद प्रैक्टिकली चैट जीपीटी पे सीखे हैं, वो आप उसको कमांड देते हैं या प्रॉम्प्ट्स देते हैं, या कमांड देना, ठीक है। आप उसको कहते हैं कि एक्ट एज दिस पर्सन और एक्ट एज दिस प्रोफेशनल। सो फॉर एग्जांपल आई गिव प्रॉम्प्ट्स दैट एक्ट एज एन एचआर डायरेक्टर एंड गिव मी अ चेंज मैनेजमेंट प्लान, तो वो मुझे सारे की एलिमेंट्स लाकर दे देता है उसी टाइम। सो इमेजिन अगर मैं ये टूल यूज करूंगी, how much effective that tool is. It will save my time, it will save my, let's say, mundane work, जो मैं अदरवाइज अगर सिर्फ अपने माइंडसेट को लेकर ही करूं। सो वो एक बिल्कुल आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है। सो मेरा बहुत फोकस है कि टेक लिटरेसी जो डेफिनेटली दैट्स नंबर 1। लेकिन इसके अलावा आपके सॉफ्ट स्किल्स जो है ना, उसको कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। जितनी भी लोग, अक्सर ये डिबेट चल रही है इस वक्त कि क्या जो आ जाएंगे बॉट्स वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर लेंगे, क्या ये मुमकिन है, फिर तो हमारे पास जॉब्स नहीं होंगी। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो ह्यूमन लेट्स से इंटेलिजेंस है, उसकी डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि यू मेक दीज थिंग्स वर्क टू योर बेनिफिट। सो उसमें फिर आपकी कोलैबोरेटिव स्किल्स आ जाती हैं, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग आ जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, एम्पैथी, कंपैशन, आप कैसे ह्यूमन, वो जो स्किल्स हैं आप कैसे काम पर लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल की इस तरह की चेंजिंग एनवायरनमेंट में, कि आप केयर, एम्पैथी, लेट्स से रिलेशनशिप बिल्डिंग, काम सब करते हैं, लेकिन काम में ही बहुत दफा आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ जाते हैं, जो कभी कभी बहुत खराब होके कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। कंपनीज को वो लोग चाहिए जो कोलैबोरेट करके एंड रिजल्ट वो लेकर आए, जो कि विन विन सोल्यूशन हो फॉर द बिजनेस, फॉर पीपल। सो ये वो स्किल्स हैं जो रिलेशनशिप बिल्डिंग से आते हैं। सो फोकस आपके इन स्किल्स पे होना चाहिए। और अगेन इट गोज बैक टू द माइंडसेट आल्सो, कि अगर आप ये सोचकर बैठेंगे कि कोई कंपनी आएगी आपको ऑफर करेगी, या अगर आपका गैप है जॉब में, या आपके पास इंटर्नशिप नहीं है, तो देखिए कुछ भी चलकर आपकी प्लेट में कभी भी नहीं आता, या आपके रिलेशनशिप्स बन जाएंगे, या आपके रेफरेंसेस बन जाएंगे। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर द ड्राइवर ऑफ योर डेस्टिनेशन। आप जिस भी डेस्टिनेशन पर जाएंगे, अल्टीमेटली जो ड्राइविंग सीट है ना, वो आपके अपने हाथ में है। सो आप उसको किस तरह कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं कुछ या नहीं, या सिर्फ डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ये दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम, नॉट योर फैमिलीज प्रॉब्लम, नॉट योर नेशंस प्रॉब्लम। आपने खुद, यू शुड बी इक्विप्ड इनफ टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। टेक लिटरेसी बिल्ड करनी है, उसके लिए न्यूमरस प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं इस वक्त। बात यह है कि कितने लोग इतना एफर्ट करते हैं कि उन प्लेटफॉर्म्स में जाए, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी देखिए, स्किल्स के अलावा यही है कि वॉलंटियर करना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी के पास आप जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये मेरे पास स्किल्स हैं, या दिस इज व्हाट आई हैव डन इन माय यूनिवर्सिटी एंड आई एम विलिंग टू ऑफर दैट, किसी कंपनी को भी ये बुरा नहीं लगेगा, बाय द वे। ठीक है, कुछ कंपनी के डायनामिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि थैंक यू, वी डोंट नीड यू।
वो आपको उन्हीं प्रेफरेंशियल एक लिस्ट में आपका नाम कहीं ना कहीं वो डाल देंगे कि दिस इज लाइक कैंडिडेट हु हैज एक्सप्रेस्ड द डिजायर। मगर कभी भी, और रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी मैंने बहुत दफा लोगों को देखा है, आई नो वी आर ऑन टाइम, कि जैसे ही द मोमेंट दे विल बिल्ड अ कनेक्शन विद समवन, दे विल एक्सपेक्ट दैट दिस पर्सन, दिस इज लाइक अ नेशनल एक्सपेक्टेशन दैट दिस पर्सन शुड बी गिविंग मी अ जॉब और शुड गिव मी दिस और दैट। द थिंग इज, इट्स प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। सबसे पहले आप जाएं और उनसे कहें कि दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू। इमीडिएटली वो कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाएगी। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। और इसकी बेसिस पे मेरी अपनी पर्सनल बड़ी स्टोरीज हैं जो कि मैंने किसी वजह से नहीं किया। मैं एक दफा इजिप्ट गई थी, मुझे नहीं पता था कौन खातून थी, एक खातून खड़ी थी और उन्होंने वो मुझे लग रहा था कि वो पिक्चर खींचना चाह रही हैं अपनी फ्रेंड के साथ। मैंने उनको सिर्फ ऑफर किया कि मैं आपके लिए पिक्चर ले लेती हूँ। दैट्स द ओनली थिंग आई डिड एज अ ह्यूमन, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। और उस उनके साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप बना। द मोमेंट शी वेंट बैक टू साइप्रस, उन्होंने मेरा मुझे कहा कि डू यू राइट आर्टिकल्स, या मुझे इस तरह एक आर्टिकल चाहिए। मैंने लिख कर दे दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो अपने नाम से लिखेंगी, या जो भी हो सकता था कि वो अपने नाम से पब्लिश कर देती। टू माय सरप्राइज वो उसकी एडिटर थी एक मैगजीन की, और उन्होंने वो जाकर मेरा आर्टिकल जो है ना इंटरनेशनली उसको पब्लिश किया। और मैंने सोचा कि कितना पावर है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। सो ऑलवेज ऑफर व्हाट यू कैन डू। ठीक है, स्मॉल जेस्चर्स दे गो अ वेरी लॉन्ग वे। Thank you, Samya. What's up? One line message for about today's session for our audience. जी, Closing थैंक यू वेरी message. मच कि मैं आई वाज सो एनग्रॉस्ड बेसिकली साइमा, जो समिया जो बता रही थी, और वेरी राइटली पुट कि किस किस्म की चीजें। जस्ट वन लाइन आपने फिर मुझे मैसेज देने पे लगा दिया। मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि लोगों को हम मैसेज देना शुरू कर दें। लेकिन एक बड़े मजे की, मेरा मैसेज तो नहीं है लेकिन एक किताब का रेफरेंस है, अगर आप किताब वो पढ़ना चाहें जितने भी लोग हैं। वो कहते हैं ना, यंग लोगों के लिए और प्रोफेशनल्स में गो गेटर होना चाहिए, गो गेटर बंदा चाहिए हमें, जो जाए और काम करे, जो जाए और काम करे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है और उसका टाइटल है गो गिवर। और वो है बॉब, मैं नाम लिखा था, बॉब बर्ग और जॉन डेविड की किताब है। अगर आपको कहीं से मिले, इंटरनेट पे मिले, तो वो पढ़िएगा। ये इसने कॉन्सेप्ट सारा चेंज कर दिया है कि आप गो गिवर बने। और जो समिया ने आखिर में बात की कि किस तरह से लोगों के साथ काम करके, या उनके साथ उनके लिए कोई काम करके, वॉलंटरली कोई काम करके आप रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं। or relationship is building is very important for your career growth and a professional relation building। अब इसमें गलत मत मतलब लीजिएगा कि कोई रेफरेंसेस के बेसिस पे आपने करनी है, बट इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल स्किल्स, योर कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज। इसकी बेसिस पे आपकी रिलेशनशिप बनती हैं और वही सूदमंद साबित होती हैं, सस्टेनेबल होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं। लोग आपको याद रखते हैं कि अगर काबिल हैं आप। और जितना ज्यादा कोशिश है आपकी वो गिवर बनने की, अगर आप करें कोशिश, तो उतना ज्यादा ही गेटिंग खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। Thank, thank you so much, Samya. Anything for our audience? जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। और ऑल्सो क्योंकि इन्होंने बुक का हवाला दिया है, पहली बात तो ये आपकी भी मैं बुक पढ़ूंगी उमर। और बुक पे मुझे एक बुक याद आई है, वो है एटॉमिक हैबिट्स। ये है जेम्स क्लर की। और इसको जब मैंने अभी पढ़ा था जुलाई में, इसमें है कि अगर आप अपनी एक एक हैबिट को, ये नहीं कि आप अपनी सारी हैबिट्स एक ही दिन में चेंज कर लेंगे, बट आप अपनी कोई भी एक हैबिट ले लें और उसको आप चेंज करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके और कंसिस्टेंटली, तो आप साल के एंड पे 37% टाइम्स जो है ना इफेक्टिव बन जाएंगे। सो वो अब आपने डिसाइड करना है। वो एक हैबिट ये भी हो सकती है कि मैं, आप अगर सुबह लेट उठते हैं तो हो सकता है आप टाइम लूज कर रहे हो, या अगर आपका फिटनेस का गोल है, वो एक हैबिट कुछ भी हो सकती है, या का खाने का कोई पैटर्न नहीं है, या आपने नौकरी ढूंढनी शुरू नहीं की, या आपने रेज्यूमे नहीं ठीक से बनाया, कुड बी एनीथिंग। वो एक हैबिट जो आप चेंज करना चाहते हैं, यू मेक दैट कमिटमेंट and then you deliver on it after making that goal, you start working on it every day। so आपका framework ही इतना powerful होना चाहिए कि that will ultimately lead you to a better result। मगर खैर वो Thank you बाकी so much. चीजें जो है बुक में है, एग्जाम्पल्स Yeah. और सारी बातें। थैंक यू सो मच सामिया, थैंक यू सो मच उमर साहब, थैंक यू सो मच ऑडियंस। आज हमसे जुड़े रहने का टॉपिक इतना वास्ट और इतना इंटरेस्टिंग था, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको 1 घंटे में कवर किया जाए। थैंक यू फॉर बोथ स्पीकर्स, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे लोगों को गाइड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 38 नंबर से वेबिनार के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
बहुत शुक्रिया, Thank you हाफिज। so